जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कैसेगेंड्रे लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप इज सॉफ्टर देन हार्ड रबर देन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि मान लीजिए कि हमने कैसेगेंड्रे एपरेटस यूज़ किया हूँ, अब वहाँ पे हम लोग हार्ड रबर के जगह पे हम लोग सॉफ्ट रबर यूज़ किए हैं, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है कि कैसेगेंड्रे एपरेटस से क्या निकलता है। तो कैसेगेंड्रे एपरेटस से हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका हमारा एपरेटस है। अब देखिए यहाँ पे कप होता है, यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ स्पैचुला होता है, ये सब इसका हमारा एपरेटस है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें जो हम लोग सॉइल सैंपल को डालते हैं, फिर हम लोग हैंडल से इसको रोटेट करते हैं और हम लोग स्पैचुला से काटते हैं। मतलब कब तक काटेंगे, जब तक वो ये दोनों जो मिट्टी है वो नज़दीक आपस में नज़दीक नहीं आ जाए, तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सॉइल पेस्ट है इज सॉफ्टर देन हार्ड रबर, मतलब हार्ड रबर के जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टर, मतलब सॉफ्टर रबर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए सॉफ्टर रबर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमको लार्ज नंबर ऑफ रोटेशन करना पड़ेगा, मतलब जो हमारा रोटेशन है उसको लार्ज नंबर में करना पड़ेगा, तभी वो पास आ जाएगा। तो हमारा जितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, लिक्विड लिमिट बढ़ेगी। तो यही पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए क्या है, लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज। मैंने यही बताया कि अगर सॉफ्ट रहेगा तो हमारा रोटेशन बढ़ेगा, अगर रोटेशन बढ़ता है तो लिक्विड लिमिट भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर पूछा रहता सेम चीज कि सॉफ्टर को हटा के हार्ड रबर रहता, मतलब हार्ड रबर में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कि हार्ड रबर में हमारा जैसे हम लोग करेंगे तो मतलब वो जल्दी आ जाएगा। अगर जल्दी आया था तो लिक्विड लिमिट मतलब उस समय से जैसे हम लोग बोले कि इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजेज, तो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजेज हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब जितना भी हमारा सॉफ्टर रहेगा तो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो लिक्विड लिमिट भी बढ़ेगी। अगर लिक्विड लिमिट बढ़ रही है विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टर रबर विथ रिस्पेक्ट टू हार्डर रबर। Question number 42. According to IS classification, the range of silt size particle is option A 4.75 to 2 mm, option B 2 mm to 0.425 mm, option C 0.425 mm to 0.075 mm, option D 0.075 mm to 0.002 mm। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, सिल्ट साइज का रेंज पूछा गया है। अब हम लोग देखे हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हमने देखा कि पार्टिकल साइज की रेंज कितनी होती है। तो क्ले की राइज कितनी होगी रेंज, मतलब लेस देन 0.002 mm, उसको हम लोग बोलेंगे क्ले पार्टिकल। सिल्ट की पार्टिकल कितनी होती है हमारी, 0.075 से लेके 0.02 mm। कभी कभी देखिए यहाँ पे 0.075 नहीं लिख के 0.06 भी लिखता है, 0.60 से लेके 0.002 के बीच में हम बोल सकते हैं सिल्ट पार्टिकल है। सैंड की पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 0.75 से लेके 4.75 mm। ग्रेवल की साइज कितनी होती है, 4.75 से लेके 80 mm। यहाँ पे आपको पूछा गया है सिल्ट की रेंज पूछा गया है, तो यहाँ का सिल्ट का रेंज कितना होगा हमारा कि 0.06 से लेके 0.002 mm। अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है कहाँ पे होगा। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 4.75 mm से लेके 2 mm, ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है 2 mm टू 0.25 mm, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया है 0.425 mm से 0.075 mm, ये भी बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे डी दिया हुआ है 0.075 से लेके 0.002 mm। मैंने क्या बताया आपको, सिल्ट का पार्टिकल साइज रेंज होता है 0.075 mm टू 0.002 mm। कभी कभी आपको 0.075 नहीं लिख के क्या दे देगा, 0.06 से लेके 0.002 mm। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43. The Highway Research Board classification of soil is based on option A particle size composition, option B plasticity characteristics, option C both particle size composition and plasticity characteristics, option D none of the above। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन
ये किस कारण से हमारा रहता है? तो सबसे पहले एक तो ग्रेन साइज एनालिसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, फिर दूसरा हमारा लिक्विड लिमिट पे करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक लिमिट पे करते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मतलब हमने हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ पार्टिकल साइज कंपोजिशन, ये होगा। ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी होगा। ऑप्शन सी बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमको पता है कि पार्टिकल साइज भी होगा और प्लास्टिसिटी भी होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ नॉन ऑफ द अबव, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए हाईवे रिसर्च बोर्ड में आपको और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड में सॉइल को हम लोग कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किए हैं। तो हमको बताना है कि इन हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल आर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप। 7 ग्रुप मतलब क्या, A1 से लेके A7 के बीच में ग्रुप में सॉइल को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे A1 से लेके A7 है क्या, अब यहाँ पे A1 टू A3, A1 से लेके A3 का ग्रुप बिलोंगिंग टू ग्रेनुअल सॉइल। अब यहाँ ग्रेनुअल सॉइल मतलब क्या, जैसे मैंने बोला ग्रेवल भी है, फिर सैंड भी है, सिल्ट भी है, लेकिन वेरी फाइन कंटेंट ऑफ क्ले है, तो दैट इज नोन एज कॉल्ड ग्रेनुअल सॉइल। कभी आपसे पूछा जा सकता है ग्रेनुअल सॉइल है क्या, तो आपको यही बताना है कि ग्रेवल भी है, सैंड भी है, सिल्ट भी है, लेकिन वेरी फाइन परसेंटेज ऑफ क्ले भी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर सॉइल। इसलिए हम लोग इन हाईवे रिसर्च बोर्ड बताया गया है कि A1 से लेके A3 का ग्रुप हम कौन से सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, तो ग्रेनुलर सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर A4 से लेके A7 के बीच में कौन सा सॉइल बिलोंगिंग करता है, किसके लिए है, तो इट इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल में हमारा सिल्ट है एंड क्ले है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड को हम लोग कितने क्लासिफाई किए हैं, तो A1 से लेके A7, A1 टू A3 कौन सा सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, तो ग्रेनुलर सॉइल के लिए है। A4 से लेके A7 किसके लिए है, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 44, इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए MH, ऑप्शन बी SL, ऑप्शन सी ML एंड ऑप्शन डी CH। अब देखिए ये किसके लिए बात कर रहा है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन बता रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल में हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे, तो उसमें हमने देखा था कि अगर लिक्विड लिमिट हमारा 35% से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं L से, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। फिर अगर लिक्विड लिमिट अगर हमारा 35 से 50 के रेंज में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से। और तीसरा हमारा रहता है लिक्विड लिमिट अगर ग्रेटर देन 50% तो हम बोलते हैं इसको हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इट इज डिनोटेड बाय H। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं H से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप LIC होता है ना, तो इसी तरह लिख लीजिए LIH लिख दीजिए, ठीक है। LIH लिख दिए, मतलब L मतलब क्या, लो कंप्रेसिबिलिटी, I मतलब क्या हुआ, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, H मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन में पूछा है लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब सिंबल होगी L की। अब हम लोग जो लो कंप्रेसिबिलिटी में हम लोग 3 तरह के सॉइल को डिस्क्राइब करते हैं। एक तो क्या करते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक सिल्ट को करते हैं, दैट इज डिनोटेड एज M। फिर इनऑर्गेनिक क्ले को करते हैं, विच इज डिनोटेड एज C। फिर ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले को डिनोट करते हैं O। तो तीनों में आप जैसे L है तो L के सामने लिख दीजिए MCO, I के सामने भी लिख दीजिए MCO, H के सामने भी लिख दीजिए MCO। मतलब M है तो वहां पे ML CL OL, MI CI OI, MH CH OH। लिक्विड लिमिट अगर 35% से कम है तो हमारा तीनों ही सिंबल होगा ML CL OL। अगर 35 से 50 है तो MI CI OI। अगर 50 से ज़्यादा है तो MH CH OH, यही 3 सिंबल होगा, ठीक है। तो M मतलब होता है इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। C मतलब क्या होगा, इनऑर्गेनिक क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। O मतलब होता है ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे I इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक क्ले विथ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक क्ले एंड सिल्ट विथ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। H मतलब क्या, इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। CH मतलब क्या, इनऑर्गेनिक क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। OH मतलब क्या, ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सिंबल क्या होगा
एल होगी। अब यहाँ पे ढूंढिए एल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे एक एल है और यहाँ पे एक एल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, अब ऑप्शन बी एंड सी में सही होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक सॉइल मतलब क्या बोल रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू, हमने इनऑर्गेनिक देखा अभी कि इनऑर्गेनिक में सिल्ट है या तो क्ले है, एस तो हमने कुछ देखा नहीं था, तो डेट्स वाई सी इज द राइट आंसर। एम एल इज मीन्स इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। इसके आगे और भी दे सकता था कि सी एल भी हो सकता था, तो इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल किससे बनता है? ऑप्शन ए रॉक मिनरल से, ऑप्शन बी क्यूरोनाइट से, ऑप्शन सी इलाइट से, ऑप्शन डी मोंटमोलाइट से। अब देखिए सैंड पार्टिकल हमारे रॉक मिनरल से बनता है, मतलब रॉक मिनरल्स मतलब क्या, रॉक आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, हमको पता है। तो सैंड पार्टिकल्स हमेशा बनता है किससे, तो रॉक मिनरल से बनता है, डेट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो रॉक मिनरल्स होता है, हमने देखा है कि रॉक मिनरल से कोई भी सैंड पार्टिकल बनता है विच कैन बी विजिबल बाय नेकेड आई, मतलब उसको मैं खुले आंख से देख सकता हूँ कि ये सैंड पार्टिकल्स, हम बता भी सकते हैं ये सैंड पार्टिकल्स, मतलब क्यों, हमको खुले आंख से वो दिख रहा है। डेट्स वाई सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ रॉक मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछा जाता है। तो क्ले मिनरल्स विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे बात कर रहा है सबसे ज़्यादा स्वेलिंग किस में होगा, सबसे ज़्यादा श्रिंकेज किस में होगा। ऑप्शन ए केलोनाइट, ऑप्शन बी इलाइट, ऑप्शन सी मोंटमोलाइट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो ये सब हम लोग ऑप्शन जो देख रहे हैं, केलोनाइट, इलाइट एंड मोंटमोलाइट आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इस मिनरल्स जो पाए जाते हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग फर्स्ट बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्लोनाइट मिनरल्स होता है, दूसरा इलाइट मिनरल्स होता है, तीसरा मोंटमोलाइट मिनरल्स होता है। अब हमको पता होना चाहिए कि अगर मिट्टी में क्लोनाइट मिनरल्स पाए जाता है, मतलब इस दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये मिनरल्स अगर मिट्टी में पाया जाता है तो आप कंस्ट्रक्शन कर दें तो कंस्ट्रक्शन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल पाया जाता है तो दैट इज केलोनाइट मिनरल्स। इसी तरह दूसरा है इलाइट। इलाइट क्या होता है? मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल्स होता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मतलब मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड मतलब आयंस प्रेजेंट रहते हैं। आयंस मतलब जैसे हमने बोला H+, Cl-, ये सब क्या है? आयंस है। Na+, Cl-, ये सब क्या है? आयंस है। जब भी प्लस माइनस साइन दिखा ना तो आप समझ जाइएगा इलाइट मिनरल्स की बात कह रहा है। अब तीसरा होता है मोंटमोलाइट मिनरल्स। अब हमको पता है अगर मिट्टी में मोंटमोलाइट मिनरल पाए जाते हैं मतलब वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते? क्योंकि अगर हम उस जगह पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वो वीकेस्ट मिनरल्स होता है। क्यों वीकेस्ट मिनरल होता है? क्योंकि उसमें वाटर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। वाटर बॉन्ड हमको पता है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। अगर हम यहाँ पे मिट्टी में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो हमारी बिल्डिंग क्या होगी? नीचे सेटलमेंट होना चालू हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग मोंटमोलाइट मिनरल्स में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे भी तो सर्टेन टेक्निक यूज़ करके हम लोग, सर्टेन मटेरियल यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि मोंटमोलाइट में हमारा वाटर बॉन्ड होता है। अब मतलब छोटे पार्टिकल्स में हमको पता है छोटे पार्टिकल में सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होंगे, सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होंगे। तो कौन से मिनरल में सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होते हैं, स्वेलिंग होते हैं? तो आपको बताना है कि मोंटमोलाइट मिनरल में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होंगे, सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको बताना है मोंटमोलाइट में सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होते हैं। यही चीज़ अपोजिट पूछा होता, यहाँ पे पूछता क्ले मिनरल विच हैव लीस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। लीस्ट बोला होता तो हमने क्या लिखते? केलोनाइट बोलते। अगर मीडियम बोला होता तो क्या लिखते? इलाइट बोलते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्लोराइट मिनरल्स की पार्टिकल साइज कितनी होती है, तो आपको बताना है 500 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन मतलब क्या? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो हमने बताया अभी कि क्लोराइट मिनरल में क्या होगा? लीस्ट श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। अब सबसे हमको इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल इज चाइना क्ले। हमको पता है चिनाई मिट्टी, अगर चिनाई मिट्टी से हम लोग देखते हैं कि मूर्तियाँ बनते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं। तो दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं क्लोराइट का एग्जाम्पल क्या है? चाइना क्ले।
अब अभी मैंने बताया इसमें हर एक चीज़ क्या होगा, लीस्ट वाला होगा, तो लीस्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लीस्ट लिक्विड लिमिट, लीस्ट प्लास्टिक लिमिट, हर एक चीज़, ठीक है। फिर इलाइट में मैंने क्या बताया, हर एक चीज़ मीडियम होंगे। अब देखिए इनकी पार्टिकल साइज 500 एंगस्ट्रॉन है तो इनकी 300 एंगस्ट्रॉन है, तो इसमें हर एक चीज़ क्या होगी, मीडियम ढूंढना है आपको, तो मीडियम श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। लेकिन इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर क्या होता है, जैसे आप कभी कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो जो पाउडर होता है कितना स्मूथ रहता है, उस टाइप के मिनरल्स रहेंगे, दैट इज नोन एज कॉल्ड इलाइट मिनरल्स। अब इलाइट मिनरल्स को हम लोग और बोल सकते हैं मीका मिनरल्स, याद रखिए कभी कभी माइका मिनरल्स, ठीक है, माइका मिनरल्स भी हम लोग इलाइट मिनरल्स को कहते हैं, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ क्या रहेगी, मीडियम प्लास्टिसिटी, मीडियम लिक्विड लिमिट। अब मोनोमोलाइट में मैंने बताया सबसे वीकेस्ट मिनरल्स होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है, क्यों इसमें वाटर बॉन्ड होता है, इसकी पार्टिकल साइज कितनी है, 30 एंगस्ट्रॉन है, तो इसमें हर एक चीज़ क्या है आपको, मैक्सिमम श्रिंकेज, मैक्सिमम स्वेलिंग। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा बिल्डिंग क्या होता है, सेटलमेंट होना चालू हो जाता है, तो इसका एग्जांपल होता है ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट क्ले। जब भी ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट क्ले वर्ड आया तो आपको मोनोमोलाइट टिक मार के आना है, इसमें मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड मैक्सिमम लिक्विड लिमिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज, मतलब पार्टिकल साइज के आधार पे बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3, मतलब छोटे से बड़े जा रहे हैं तो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं बोला 3 2 1, मतलब बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमसे पूछा गया है पार्टिकल साइज के आधार पे कि इंक्रीजिंग साइज में, तो इंक्रीजिंग साइज में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा कहाँ पे है, तो सबसे छोटा 30 एंगस्ट्रॉन है, फिर क्या है 300 एंगस्ट्रॉन है, फिर क्या है 500 एंगस्ट्रॉन है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, डिस्पर्स टाइप ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट कंप्राइजिंग पार्टिकल्स हैविंग। अब पूछा जाता है कि डिस्पर्स टाइप ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, तो ये सब स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे पूछा है आपको डिस्पर्स टाइप का स्ट्रक्चर। अब डिस्पर्स टाइप का स्ट्रक्चर का हमारा अरेंजमेंट कैसा होता है, फेस टू फेस अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट रहेगा यहाँ पे, फेस टू फेस अरेंजमेंट होता है डिस्टर्ब टाइप का, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन, मतलब बिल्कुल सही बात कर रहा है कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, फेस टू फेस या तो पैरेलल ओरिएंटेशन। दूसरा क्या है हमारा, एज टू एज। अब देखिए एज टू एज जो ओरिएंटेशन है वो किसके लिए होता है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का, ठीक है। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, एज टू एज भी रहेगा और एज टू फेस भी रहेगा, मतलब ये दोनों किस में रहेगा, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन है। एज टू एज ओरिएंटेशन बोल सकते हैं या तो एज टू फेस ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में, तो एज में कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और फेस में कौन से चार्ज होंगे, तो निगेटिव चार्ज रहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन डिस्पर्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो डिस्पर्स टाइप का क्वेश्चन में हमारा कैसा अरेंजमेंट रहेगा, फेस टू फेस अरेंजमेंट या तो पैरेलल ओरिएंटेशन। दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारा ए क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको हमारा डिस्पर्स स्ट्रक्चर में हमारा F टू F आया, मतलब फेस टू फेस आया। अब देखिए यहाँ पे फ्लोकुलेटेड मतलब F से स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं भी हमारा उसमें हम बोलेंगे नहीं F है, देखिए वहाँ पे क्या है, एज टू फेस है या तो एज टू एज ओरिएंटेशन है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। DFF डिस्पर्स में क्या रहेगा, फेस टू फेस ओरिएंटेशन। फिर हमारा दिया रहेगा कौन सा, हमारा दिया रहेगा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में हमारा कैसा रहेगा, एज टू एज होगा या तो एज टू फेस होगा। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एज में कौन से चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हैं, फेस में कौन से चार्ज हैं, तो निगेटिव चार्ज हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इफेक्टिव स्ट्रेस इज, ऑप्शन ए स्ट्रेस एट पार्टिकल कांटेक्ट, ऑप्शन बी फिजिकल पैरामीटर्स दैट कैन बी मेजर्ड, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जब सॉइल पार्टिकल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप्ड होती है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, जब सॉइल पार्टिकल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, वो किसका फंक्शन है, शियर स्ट्रेंथ का फंक्शन है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं, अगर ये फंक्शन किसका है, शियर स्ट्रेंथ का है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दी
सॉइल, ये भी बोल सकते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, जिस कारण से हमको क्या करना पड़ता है, टोटल स्ट्रेस भी निकालना पड़ता है और पोर वाटर प्रेशर भी निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। द स्ट्रेस एट द पार्टिकल कांटेक्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है ये, इसको निकालने के लिए हमको पोर वाटर प्रेशर भी निकालना पड़ता है और टोटल स्ट्रेस भी निकालना पड़ता है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ये हमने बताया कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी दिया ऑल अबव, बी तो हमारा गलत है, तो डी तो आंसर हो नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए भी सही है और सी भी सही है, पर विथ रेस्पेक्ट टू हमको ढूंढना है इन दोनों में से कौन ज्यादा अमाउंट ऑफ सही है। तो हम बता सकते हैं, अभी हमने बताया कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ शियर स्ट्रेंथ। अब शियर स्ट्रेंथ है तो मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि ए यहाँ पे सही नहीं है, ए भी सही है, लेकिन इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट किसको बोला गया है, तो सी को, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस काउजेज ए, इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, ऑप्शन बी, इक्वल डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, ऑप्शन सी, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, एंड ऑप्शन डी, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। तो चलिए यहाँ पे हम 3 केस बात करता हूँ। सबसे पहला केस बात करता हूँ कि वाटर टेबल बिलो द पॉइंट पी, मतलब वाटर टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा वाटर टेबल है, ठीक है। अप टू ग्राउंड लेवल जहाँ पे रहेगा, यहाँ तक की हाइट कितनी है हमारी, h है, मतलब यहाँ पे h है, मतलब इसके ऊपर क्या है, हमारी सॉइल है, इसके ऊपर हमारी सॉइल है। सॉइल की हमको पता है यूनिट वेट क्या होता है, गामा होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। चलिए केस 1 की बात करता हूँ। तो टोटल स्ट्रेस हमको निकालना है, तो टोटल स्ट्रेस हमको यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट वेट इंटू हाइट, तो हम लोग लिखे गामा इंटू एच। हमको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, दैट इज डिनोटेड बाय यू। अब यू में हमको पता है इसके ऊपर तो सिर्फ पानी ही है, इसके ऊपर हमारा क्या बोला है, पानी है हमारा, इसमें हमारा पानी है, मतलब क्या है हमारा इसमें, यहाँ पे तो ऊपर पानी नहीं है, सिर्फ सॉइल ही है, ठीक है। अगर पानी नहीं है तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर, तो गामा इंटू एच मतलब गामा इंटू 0, मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस आपको निकालना है, तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस कितना था हमारा, गामा इंटू एच, तो यहाँ भी गामा इंटू एच आ गया। पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गई। तो सिग्मा डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू एच लिख सकते हैं। ये कब है, जब वाटर टेबल बिलो द पॉइंट पी है, मतलब उसके नीचे है, उसके ऊपर सॉइल है, ठीक है। इसके नीचे हमारा पानी है, ऊपर सॉइल है। फिर दूसरा है वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड लेवल और अप टू द ग्राउंड लेवल, मतलब वाटर टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा वाटर टेबल है, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, तो उसकी यूनिट वेट क्या हो जाएगी, w हो जाएगी। तो हमको निकालना है टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो गामा इंटू एच, ठीक है भाई, गामा इंटू एच निकल गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी है तो पोर वाटर प्रेशर भी निकलेगा। पोर वाटर प्रेशर मतलब क्या, गामा w इंटू एच, ठीक है। फिर हमको निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो हमने देखा यहाँ पे गामा इंटू एच माइनस गामा w इंटू एच आ जाएगा, माइनस करने के बाद। अब केस 3 हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब यहाँ पे देखिए वाटर टेबल कहाँ है, यहाँ पे वाटर टेबल है, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ग्राउंड तक का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉइल मास है तो यहाँ पे गामा इंटू एच ये लिख सकते हैं, और वाटर टेबल का हाइट हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैपिटल एच माना है, यहाँ पे स्मॉल एच माना है। तो अब सबसे पहले हमको निकालना है कि टोटल स्ट्रेस निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस कितना लगेगा, गामा इंटू एच, फिर दूसरा क्या निकल जाएगा, गामा w इंटू एच। तो ये टोटल स्ट्रेस निकल गया, यहाँ पे गामा इंटू एच प्लस गामा w इंटू एच। अब यहाँ पे हमको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, h प्लस एच इंटू गामा w, ठीक है। यहाँ पे h है, यहाँ पे स्मॉल h है, तो h प्लस एच इंटू गामा w। तो ये हो गया पोर वाटर प्रेशर हो गया। अब हमको इफेक्टिव स्ट्रेस फिर से निकालना है, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस म्यू। तो सिग्मा माइनस म्यू निकालने के बाद हमारी वैल्यू आती है गामा इंटू एच इंटू गामा w बाई एच। अब हमने यहाँ पे देखिए केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 दोनों में हमारी वैल्यू कितनी आई, तो सेम आई। यहाँ पे भी गामा w गामा इंटू एच माइनस गामा w इंटू एच आया, यहाँ भी हमारा क्या आया, गामा इंटू एच माइनस गामा w इंटू एच आया। मतलब कहना क्या चाह रहा है
कि दोनों में हमारा पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस सेम अमाउंट में बढ़ रहा है, मतलब इक्वल इंक्रीज हो रहा है, मतलब बराबर अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी देखिए इस कंडीशन में भी सेम है, इस कंडीशन में भी सेम है। यहाँ वाटर टेबल क्या है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, यहाँ पे क्या है कि बिलो द ग्राउंड लेवल है या तो अप टू ग्राउंड लेवल है। तो दोनों में हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ द पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है और टोटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए क्या है, इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। ये बिल्कुल सही है, मैंने देखा बी एंड केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 में इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। ऑप्शन बी दिया हुआ है इक्वल डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, ये भी गलत है। फिर डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हमारा वाटर टेबल, हमारा राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस, तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा और टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये आपको खास कर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों केस आपको याद रखिए, न्यूमेरिकल भी आपसे इससे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 50। द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। फिर दूसरा इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सिग्मा डैश निकालना है। तो चलिए हम लोग टोटल स्ट्रेस निकालते हैं एट ए डेप्थ 5 मीटर। तो टोटल स्ट्रेस हमारा सिग्मा क्या हो जाता है, गामा इंटू एच होता है। तो हमारा यहाँ यूनिट वेट ऑफ वाटर देखना है, तो 1 है होगा, 1 इंटू 5, तो कितना हो गया ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि हम लोग यहाँ पे 5 kg पर मीटर स्क्वायर के टर्म मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। अब हमको सेंटीमीटर करना है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमारा टोटल स्ट्रेस निकल गया। अब हमको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, तो पोर वाटर प्रेशर यू क्या हो जाएगा हमारा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल है। तो यहाँ भी हमारी कितनी हो जाएगी 1 इंटू 5, तो मतलब क्या ले सकते हैं 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा माइनस म्यू। अब यहाँ पे सिग्मा कितना है, तो 0.5 है, यू भी कितना है 0.5 है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 0, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे दूसरा है टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस यहाँ पे कितना है 0.5, तो यहाँ पे देखिए टोटल स्ट्रेस हमारी वैल्यू कितनी आई 0.5, मतलब ये सही है। फिर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी वैल्यू कितनी आई 0 आई। इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आई हमारी 0 आई, तो 0 भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको सीखना है, फिर से सीखना है, तो कमेंट कीजिए कि मैं इसका फिर से वीडियो लेक्चर बनाऊं। तो अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, अगर किताब लेके बैठते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका गुप्ता एंड गुप्ता भी सॉल्व हो जाएगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, तो अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो डेफिनेटली के मैं साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके एक भी मार्क्स कंपटीशन में छूटेंगे नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।